अपनी जिम्मेदारियों से कांग्रेस सरकारें कैसे भागती हैं और आखिर क्यों कांग्रेस जैसी पार्टी की ये हालत हुई है, अगर ये किसी को जानना है तो राजस्थान में हिंदू नववर्ष के दिन करौली शहर में घटी घटना और इस पर गहलोत सरकार की प्रतिक्रिया को देखना चाहिए। हिंदू संगठनों की ओर से करौली शहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन बाइक रैली निकाली गई, जिस पर एक धर्म विशेष के लोगों ने पथराव किया। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, कई गंभीर रूप से घायल हुए। 30 से ज्यादा दुकानें जला दी गईं। शहर में पिछले 2 दिनों से धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवा भी बंद है। और गहलोत सरकार ने क्या किया जानते हैं? गहलोत सरकार ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और बस बयान दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि आगे आकर वो देश को संबोधित करें, हिंसा की निंदा करें, चाहे वो हिंसा किसी भी पक्ष द्वारा की गई हो, देश में कानून का राज स्थापित रहे। सुना आपने, हिंसा हुई कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में और प्रतिक्रिया देने के लिए मोदी को बुलाया जा रहा है। कानून का राज स्थापित करने के लिए मोदी से गुहार लगाई जा रही है। कांग्रेस की सरकार को तो राज्य में लोगों ने बस लूटने के लिए बनाया है, घोटाला करने के लिए बनाया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के शासन में राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। आए जब हत्या और रेप कांड सामने आते हैं तो वहीं अब हिंदुओं की रैली पर इस तरह पथराव। उस पर से अशोक गहलोत सरकार कोई कार्रवाई करने की जगह केंद्र की मोदी सरकार को ज्ञान ठेल रही है। साफ पता चल रहा है कि आखिर कांग्रेस जैसी पार्टी की यह हालत क्यों हुई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत ने करौली हिंसा के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ तो बहुत आसान काम है, लेकिन देश कानून का राज स्थापित रहने से ही चलेगा, न्याय भी तभी मिलेगा। कानून कहता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, भले ही उसे फांसी या आजीवन कारावास की सजा क्यों ना हो, लेकिन इससे पहले आवश्यक रूप से न्यायिक प्रक्रिया का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, तभी कानून का राज स्थापित होगा, देश आगे बढ़ेगा। अब कोई बताए गहलोत जैसे नेताओं को कि योगी सरकार में किसी भी धर्म के किसी भी कार्यक्रम पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं और ना ही कोई दंगा फसाद होता है। जो भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है उस पर ऐसी कार्रवाई होती है कि फिर वो कभी जीवन में ऐसी हिम्मत नहीं कर पाता है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में नितिन गडकरी की एंट्री हो गई है। नितिन गडकरी की सक्रियता से महाराष्ट्र की सियासत का तापमान काफी बढ़ गया है। वजह यह कि एक तरफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच की दरार काफी चौड़ी हो गई है, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे के तेवरों ने उद्धव ठाकरे सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। राज ठाकरे के तीखे तेवर और फिर उनके साथ नितिन गडकरी की मुलाकात शिवसेना को मुश्किल में डालने के लिए काफी है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। इस सियासी गहमागहमी के बीच बीजेपी ने यह दावा कर दिया है कि उसके संपर्क में 25 विधायक हैं। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद के बीच देर रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर राज्य के भाजपा के करीब आने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि गडकरी ने इसे सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात करार दिया है। राज के साथ उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे भी मौजूद थी। इस मुलाकात पर मनसे की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मनसे प्रमुख के परिवार के साथ अपने पुराने संबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उनके निमंत्रण पर उनके घर आए थे। गडकरी ने कहा कि यह एक राजनीतिक बैठक नहीं थी। राज ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों के साथ 30 साल से मेरे अच्छे संबंध है। मैं उनका नया घर देखने और उनकी मां का हाल जानने आया था। यह एक पारिवारिक मुलाकात थी, राजनीतिक नहीं। दरअसल यह मुलाकात तब हुई है जब बैठक के एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को कहा और ऐसा नहीं करने पर मनसे कार्यकर्ताओं से मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाने और हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी दी थी। ठाकरे ने मुंबई में मनसे की गुड़ी पड़वा रैली में कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर उससे भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों को लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दिए जाने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठाणे जिले के कल्याण कस्बे में पार्टी कार्यालय के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले राज्य में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने जो तेवर दिखाए हैं उससे साफ है कि वे कांग्रेस छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। फैजल पटेल ने ट्वीट करके कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मेरे पास विकल्प खुले हैं, मैं इंतजार करके थक चुका हूं। पार्टी आलाकमान की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। पिछले महीने के अंत में अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने कहा था कि राजनीति में औपचारिक तौर पर आने को लेकर अभी आश्वस्त नहीं है।
हालांकि वो अपने गृह जिले भरूच और नर्मदा में पर्दे के पीछे से पार्टी के लिए काम करेंगे। एक ट्वीट कर फैसल ने कहा था कि मैं भरूच और नर्मदा जिलों में की 7 विधानसभा सीटों का दौरा करूंगा। मेरी टीम राजनीतिक स्थिति की वर्तमान वास्तविकता का आकलन करेगी और हमारे मुख्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ने पर बड़े बदलाव करेंगे। लेकिन उनके आज किए गए ट्वीट से सियासी गलियारों में सुबुगाहट जरूर पैदा हो गई है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं फिलहाल राजनीति में नहीं आ रहा हूं और अभी पार्टी में शामिल होने को लेकर निश्चित नहीं हूं। हालांकि फैसल ने कहा था कि अगर वह राजनीति में शामिल होते हैं तो वह चुनावी राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। गुजरात में साल के अंत तक चुनाव होने हैं और कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। पार्टी में कब शामिल होंगे इस बारे में पूछे जाने पर फैसल ने कहा था कि यह आलाकमान पर निर्भर है, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट करके पार्टी आलाकमान के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं इंतजार करके थक चुका हूं, मेरे पास विकल्प खुले हैं, मतलब साफ है कि वे कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने राज्य इकाई में जोश भरने के लिए कई बैठकें की हैं और पार्टी ने राज्य में पार्टी की तैयारियों को मजबूत करने के लिए रघु शर्मा को 4 सचिवों के साथ नियुक्त किया है। अहमद पटेल को सोनिया गांधी के सबसे शक्तिशाली सहयोगियों में से एक माना जाता था। वह कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे। 2020 में अहमद पटेल का निधन हो गया था। अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव भी थे और यूपीए शासन के 10 वर्षों के दौरान वह देश के शीर्ष 3 राजनेताओं में से एक थे। हालांकि उन्होंने अपने बेटे या बेटी मुमताज पटेल को राजनीति में एंट्री दिलाने में मदद नहीं की थी। उनके दोनों बच्चे अब तक चुनावी राजनीति में नहीं उतरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संजय राउत को ईडी ने तगड़ा झटका देते हुए उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली। यह कुर्की 1034 करोड़ रुपए के पात्राचौल भूमि घोटाले मामले में की गई है। इस कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने संजय राउत के अलीबाग प्लांट और दादर में एक फ्लैट को कुर्क किया है। संजय राउत के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद शिवसेना में हड़कंप मच गया। वजह ये कि रावत से पहले कई बड़े नेता जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंस चुके हैं। जांच एजेंसी को पता चला था कि प्रवीण रावत की पत्नी माधुरी ने 2010 में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा को 55 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज पर दिया था, जिसका इस्तेमाल मुंबई के दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया था। ईडी इन रुपयों के सूत्र की जांच कर रही है। मामले में ईडी ने 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। इसमें से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की है, वहीं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है। राउत को ईडी की इस कार्रवाई का अंदाजा पहले से ही हो गया कि उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। यही वजह है कि राउत ने कुछ दिनों पहले ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक पत्र लिखा था, जिसमें दावा किया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी 1034 करोड़ रुपए के पात्राचौल भूमि घोटाले मामले की जांच कर रहा है। वह और उनके रिश्तेदार, दोस्त और उनकी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए तिरछी मंशा से किया जा रहा है। 2007 में HDIL हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा द्वारा पात्राचौल के पुनर्विकास के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्राचौल के 672 किराएदारों के लिए फ्लैट तैयार करना था और करीब 3000 फ्लैट महाडा को सौंपने थे। कुल भूमि 47 एकड़ थी। महाडा और पात्राचौल के किराएदारों को फ्लैट सौंपने के बाद गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को शेष भूमि को बिक्री और विकास के लिए अनुमति देनी थी, लेकिन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने महाडा को दिए जाने वाले पात्राचौल या किसी अन्य फ्लैट का विकास नहीं किया, बल्कि उसने करीब 8 अन्य बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में जमीन बेच दी। प्रवीण राउत, जिन्हें अब ईडी ने गिरफ्तार किया है, HDIL के सारंग और राकेश वाधवान के साथ फर्म के निदेशकों में से एक थे, जो PMC बैंक घोटाले मामले का मुख्य आरोपी है। मार्च 2018 में महाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। प्रवीण राउत को EOW ने फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया था, जबकि सारंग वाधवान को उसी साल सितंबर में EOW ने गिरफ्तार किया था। बाद में प्रवीण राउत को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार चर्चा में है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत और हिंदू नववर्ष के मौके पर निकाली गई बाइक रैली में एक धर्म विशेष द्वारा पथराव के बाद जमकर हिंसा भड़की और राज्य की अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की ओछी नीति खुलकर सबके सामने आ गई। अब अशोक गहलोत सरकार का तुष्टीकरण की चाशनी में लिपटा हुआ एक और घटिया रूप सामने आया है। जोधपुर में गहलोत सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है,
जिसमें बिजली विभाग ने निर्देश दिए हैं कि रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। इस महीने की शुरुआत के साथ ही रमजान की भी शुरुआत हो गई है। मतलब अशोक गहलोत सरकार की नज़रों में 24 घंटे बिजली पाने के हकदार सिर्फ मुस्लिम लोग हैं, जबकि हिंदुओं के भी चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और बहुत से लोग 9 दिन व्रत रहते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार ने बिजली देने में भी हिंदू मुस्लिम का क्राइटेरिया तय कर रखा है। राजस्थान की बिजली कंपनी जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक रमजान के दौरान बिजली सेवा में रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये आदेश जारी होने के बाद राजस्थान की सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सर्कुलर का एक फोटो ट्वीट किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि रमजान के दौरान मुस्लिम इलाकों में बिजली कटौती नहीं, क्या नवरात्र के लिए ऐसा कोई आदेश आया है? ऐसा भेदभाव क्यों? गौरतलब है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार लगातार तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए ऐसे उल्टे सीधे फैसले लेती रही है। वहीं राजस्थान के करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी अशोक गहलोत सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई तो की नहीं, उल्टे केंद्र सरकार पर हमला बोलने लगे। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। उन्होंने अपील की कि सरकार को चुप्पी तोड़कर घटना की निंदा करनी चाहिए। मतलब कानून व्यवस्था के हाल बुरे हैं गहलोत के राज में और जिम्मेदारी ले केंद्र की भाजपा सरकार। ये कांग्रेस का शासन मॉडल है। बहरहाल लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और वही जनता अशोक गहलोत सरकार को उसकी तुष्टीकरण नीतियों पर आईना आने वाले चुनाव में दिखाएगी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीरभूम हिंसा को लेकर जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए राज्य में जंगल राज तक कह दिया था, वहीं ममता बनर्जी ने अब राज्यपाल पर बड़ा हमला बोलते हुए नियुक्तियों की फाइल रोक लेने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राज्य सरकार के प्रमुख पदों पर नियुक्तियों से संबंधित फाइलों को लेकर टालमटोल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकायुक्त सदस्य, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सूचना का अधिकार आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज धनखड़ की मंजूरी के लिए 6 महीने से उनके पास पड़े हैं। गौरतलब है कि संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़ा आरोप है और आने वाले दिनों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच खींचतान और बढ़ सकती है। ममता का कहना है कि राज्यपाल फाइलों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने बजट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे यह याद दिलाने के लिए उन्हें फोन करना पड़ा कि यह उनका दायित्व है। बजट मंजूर करते समय भी उनके कई सवाल थे, चल क्या रहा है। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में मीडिया से कहा कि हर गैर भाजपा शासित राज्यों में से वे राज्यपाल नियुक्त करके एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। शीर्ष अदालत कभी कभी राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण रिक्तियां भरने का निर्देश देती है, लेकिन राज्यपाल धनखड़ के फाइल मंजूर नहीं करने से नियुक्तियां अटकी हुई हैं। वहीं धनखड़ ने पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व महानिदेशक वीरेंद्र और पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन प्रकाश की सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश त्रुटिपूर्ण थी। जबकि बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा नीति केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसी एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं अन्य नेताओं को पत्र लिखा है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक पत्र भी मिला है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि राज्य को जीएसटी का अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से हाल ही में दोनों के बीच जुबानी जंग हुई है, आने वाले समय में राज्य में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।